Welcome students to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 First Term Syllabus. Today we are going to do some of the MCQ questions of grammar and writing skill. तो मैंने एक सैम्पल पेपर में से राइटिंग स्किल्स और ग्रामर वाले पार्ट को मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट बना के यहाँ पे ले लिया है, जिससे हम स्पेसिफिकली उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस कर पाएं। मैं सारी ग्रामर की वीडियोस आपके कंप्लीट सिलेबस की और राइटिंग स्किल्स की और लिटरेचर की मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको चैप्टर्स और ये जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के और राइटिंग स्किल्स के डिटेल्ड में आ जाएं समझ, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट अप विद द ग्रामर एंड राइटिंग। तो आपको पता है कि जो आपका ग्रामर और राइटिंग वाला सेक्शन है वो आपका सेक्शन बी है। आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये सेक्शन बी है। और इस सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आता है, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा अनसीन पैसेज चलते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन, किसके ऊपर बेस्ड है। लेट्स गो विद इट। पहला क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। तो सबसे पहली बात उसने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है कि 19 से लेकर जो आगे 6 क्वेश्चंस है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इन 6 क्वेश्चंस में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन को लीव करना है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के करना, पहले आप सारे देखना, सारे क्वेश्चंस को देखना, जिस पे आपको डाउट लगता है उसको छोड़ के चलना, ठीक है। और फिर आखिरी में अगर आपको लगता है कि 2 या 3 में डाउट है, तो फिर आप डाउट वाले क्वेश्चंस को दोबारा देखना और उसके बाद वो कुछ जो सबसे ज्यादा डाउटफुल हो उसको छोड़ना, ठीक है। उसको आप छोड़ना और बाकी के 5 को आप करना। चलिए, अब ये क्या है हमको समझ आ रहा है कि ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कॉन्वर्सेशन दे रखी है दो जनों के बीच में, यहाँ पे एक बॉय और एक गर्ल बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। हमें नाम भी दिया हुआ है नीचे। मेरी आस्क्ड अ ब्रदर Tony if he had seen her new umbrella and she wanted to know whether it was a fine one. अब देखिए यहाँ पे did you see my new umbrella है, तो ये मेरी तो गर्ल है, हमें समझ आ रहा है। तो did जो है वो V2 है और V2 किस में चेंज होता है, had प्लस V3 में। इसने ये किया हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरी आज अ ब्रदर टोनी इफ ही हैड, अब इसने यहाँ पे ही हैड कर दिया और सीन थर्ड फॉर्म लगा दिया, हैड प्लस V3 लगा दिया, ठीक है। और इफ लगाया क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एंड शी वांटेड टू नो वेदर इट वाज फाइन वन। अब आगे चलते हैं। टोनी अग्रीड, टोनी ने बोला यस, यस अग्री मतलब मान गया वो, हाँ मैंने देखा है। एंड आज इज सिस्टर, उसने क्या पूछा, अब हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसने कहा क्या, अपने अच्छे से पूछा क्या है। डिड यू बाय इट फ्रॉम द मॉल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वाला है, और इंटेरोगेटिव वाले में कौन से वाला है, जहाँ पे हमारा यस नो वाला आंसर आता है। जैसे डिड यू बाय इट, वो आंसर कह देगी यस आई बॉट इट या नो आई डिडंट बाय इट, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इसका हमारा यस नो वाला है, और जब हमारे पास यस नो वाला आता है तो हम वहाँ पे इफ लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको पता ही है। फिर हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, इफ लगाने वाले हैं। अब ये V2 है क्योंकि डिड दिया हुआ है, V2 वाला क्वेश्चन हो गया, और सिंपल पास्ट हो गया। और सिंपल पास्ट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस V3 आता है, ठीक है। और हमें आपको पता है क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आज हिज सिस्टर इफ शी had, बाय का थर्ड फॉर्म bought it from the mall, if she had bought it from the mall, हमारा ये आंसर होना चाहिए। अब देख लेते हैं। if he had, अपनी सिस्टर को वो ही तो बोलेगा नहीं। did she buy, अब डिड का उसने डिड ही छोड़ दिया। if she had bought it from the mall, हाँ सी थर्ड तो सही लग रहा है। that she had bought, और फोर्थ गलत हो गया क्योंकि उसमें that आया हुआ है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बेटा, यहाँ पे हमारा जो है थर्ड ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। आपको जस्टिफाई भी होना चाहिए ना कि अलग दूसरे वाले जो है वो गलत क्यों है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। हिज सिस्टर रिप्लाइड इन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब उसने नहीं बोल दिया, नो, ठीक है। तो मैंने कहा था यस नो वाला क्वेश्चन है। एंड एडेड दैट, और उसने क्या ऐड किया, अब उसने दैट अपने आप ही लगा दी। जो हमारा सिंपल सेंटेंस में हमारा दैट लगता है, कनेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में लगा के हमें दिया गया है, ठीक है। अच्छा, दैट उसने क्या बोला, क्या ऐड किया, आवर फादर हैज बॉट इट फॉर मी। आर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के फादर हैं वो। आर ओ यू आर विल चेंज टू देयर फादर, हैज विल चेंज टू हैड, that their father had bought it for me मतलब for her। तो that तो लगा हुआ है, तो आ गया their father had bought it for her। अब देख लीजिए, their father had bought it from her आ गया यहाँ पे, their father had bought it for him आ गया, her आना चाहिए था, their father had bought it for her, हमें सही लग रहा है। their father had bought it for him यहाँ पे आ गया, तो ये गलत हो जाता है,
ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर फिर से ठीक हो जाता है, हमारा इसके अंदर भी कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। तो आपको, मेरे को लग रहा है मैं आपको जस्टिफाई करके बता रही हूँ तो आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस देख लीजिए बेटा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहने वाला है उसके बाद। ठीक है, आगे आ जाते हैं, हमारे पास 21st क्वेश्चन इसी इसी वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। क्वेश्चन थर्ड वाला, सी वाला क्या है, टोनी फर्दर सेड दैट, अब उसने क्या बोला, उसने वापस क्या रिप्लाई किया, आई विल आस्क फादर टू बाय मी वन ऑल्सो। तो दैट हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी, हमें नहीं लगाना है। आई आ गया, आई का क्या होगा, ही हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ही वुड हो जाएगा। ठीक है, और आस्क तो आस्क ही रहेगा, ही वुड आस्क फादर टू बाय मी क्या होगा, बाय हिम वन ऑल्सो। ठीक है, तो हो गया ही वुड आस्क फादर, ही वुड आस्क फादर टू बाय हिम वन ऑल्सो, सही लग रहा है फर्स्ट वाला। आगे देख लेते हैं, ही विल तो विल रह गया, गलत हो गया, विल रह गया, गलत हो गया, विल रह गया। अरे ये तो बड़ा ही सिंपल निकला, आखिरी में सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में विल दिया है, वो तो होगा नहीं, वो तो वुड में कन्वर्ट होने वाला है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बेटा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन टिक अगर आपको मिल भी जाता है ना करेक्ट आंसर, फिर भी बाकी के ऑप्शंस को देख लीजिए, क्या पता दूसरा आप एक वर्ड स्किप कर रहे हो और आगे वाले में वो सही दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, अब हम आ गए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पे ग्रामर के। ये हमारा अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो खत्म हो गया, ये हमारा टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो टेंस बेस्ड है। द मॉडर्न स्टूडेंट डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मॉडर्न स्टूडेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, अंडरस्टैंड्स। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे आ जाइए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है हमारा सही होने वाला है, क्योंकि मॉडर्न स्टूडेंट सिंगुलर है। डेंटल हाइजीन डैश बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन, तो जो डेंटल हाइजीन है मतलब अपने दांतों की देखभाल बच्चों में, ये किसका क्वेश्चन है बेटा, ये मॉडल्स का क्वेश्चन है, तो हमें इनकलकेट करनी चाहिए। ठीक है, तो इट वुड बी शुड। तो डेंटल हाइजीन शुड बी इनकलकेटेड अमंग अमंग चिल्ड्रन और इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है 23rd में, फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं, देयर इज नेवर पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार, ये एक डिटर्मिनर का आ गया बेटा। ठीक है, ये डिटर्मिनर्स में से आ गया, ये भी मैंने समझाया हुआ, तो आप देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे कि इनके आंसर्स क्या होने वाले हैं। देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, मच पेट्रोल लेफ्ट गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। लिटिल हाँ हाँ कंसीडर कर सकते हैं। मेनी पेट्रोल, मेनी तो काउंटेबल के साथ आता है। अ लिटिल तो होता है कुछ है, लिटिल मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट नन के बराबर। तो यहाँ पे जो है, जो स्पीकर है वो कहना चाहता है कि जब राहुल कार को यूज करता है तो पेट्रोल छोड़ता ही नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, लिटिल हो गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो हमने ग्रामर का कर लिया, अब हम राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल में तो हमारे पास एक फॉर्मल लेटर आने वाला है। ठीक है, अब इस फॉर्मल लेटर को हमें यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर के बारे में हमसे डिटेल पूछा गया है इस पेपर में, क्योंकि मुझे एक सैंपल पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट लगा था, तो आई चूज दिस फॉर यू। क्योंकि हर में तो हमें एक फॉर्मल लेटर दिया हुआ होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो ये एक जनरल पूछ रहा है, तो आपको इससे समझ भी आएगा कि क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए। चलिए, आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। अब आ गया 25 से 30, 25 क्वेश्चन नंबर से 30 क्वेश्चन नंबर के बीच में आपको फिर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन को लीव करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। डियर मिस्टर रमेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन। ये किसका एग्जाम्पल है, डियर मिस्टर रमेश, ये किसका एग्जाम्पल है। आपको समझ आ रहा होगा, क्लोजिंग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पार्ट तो हो नहीं सकता, सब्जेक्ट पे तो हम लिखते हैं हम किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, और ग्रीटिंग्स, हेलो हाउ आर यू को हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है बेटा, ये सैल्यूटेशन का पार्ट है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंसियरली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिंसियरली किसका एग्जाम्पल है, सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, हाँ क्लोजिंग में तो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है, लाइन में नहीं आखिर में क्लोजिंग में होता है। क्लोजिंग लाइन है, ये लाइन नहीं है। सिग्नेचर, सिग्नेचर लाइन है, नो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है हमारी, इसका हमारा ऑप्शन होगा ए पार्ट। ठीक है, तो इसका हमारा हो गया ए पार्ट आंसर। ये ढंग से मैंने नहीं मार्क किया, मैं इसको ढंग से मार्क कर देती हूँ। अच्छा, आ जाइए 27th क्वेश्चन में। विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन्ड इन अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो हम मेंशन नहीं करते हैं अगर हम किसी की कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, कि अगर हमारे पास कुछ, हमने कुछ सामान मंगवाया है, उसके अंदर कुछ कमी आ गई है, हम उसका कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, तो इन चारों में से हम कौन सी चीज नहीं लिखते हैं, हमें वो बताना है। नहीं को स्पेसिफिकली ध्यान से पढ़ना। फीचर्स इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, जिस तरह से सप्लाई की गई है उसका क्या फीचर था, किस तरह से सप्लाई किया गया है उसके बारे में नहीं लिखते हैं। शॉर्टकमिंग्स इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो गुड्स सप्लाई की गई है उसमें क्या कमियां थी गुड्स में। प्रॉब्लम्स इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। फॉल्ट इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो उसमें फॉल्ट है उसके बारे में। अरे भैया, शॉर्टकमिंग, प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स एक ही बात है, लेकिन अलग अलग वर्ड्स की तरह से लिख दिया है, लेकिन हम फीचर्स की बात नहीं करते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन बन जाता है ए ऑप्शन। ठीक है,
होपफुली आपको समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 28, 29, 30 हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस बचे हैं राइटिंग के। इफ यू आर राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर टू योर लोकल काउंसिल, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एंड द लेटर? अगर आपने किसी को ऐसा एक लेटर लिखा है, फॉर्मल लेटर, तो क्या बेस्ट तरीका है एंड करने का? एक काउंसिल को आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला है सेंड समवन राउंड हियर नाउ और एल्स, कि किसी ना किसी को भेज दो हमारी हेल्प के लिए, ठीक है। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है होप ऑल इज वेल। भैया लोकल काउंसिल है, इनफॉर्मल लेटर थोड़ा है। इनफॉर्मल लेटर में हम थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकते हैं, फॉर्मल में नहीं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एज सुन एज पॉसिबल। तो ये जो है सबसे पोलाइट वे, सबसे फॉर्मल वे आपका जो है वो डी ऑप्शन बनता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ठीक है। तो डी आंसर इज द करेक्ट वन। ओके, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट to the housing department because your repair has not been dealt with, what is the best way to start your letter? अगर आप एक हाउसिंग डिपार्टमेंट पे लेटर लिख रहे हैं क्योंकि आपकी जो रिपेयर की प्रॉब्लम थी, जो आपने कुछ रिपेयर कराना था घर पे, वो नहीं हो पाया है, तो क्या तरीका है बेस्ट वे स्टार्ट करने का? ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम विद माय बाथरूम। आई एम राइटिंग जस्ट टू टेल यू अबाउट अ प्रॉब्लम दैट इज देयर इन माय बाथरूम। आई वुड लाइक टू हैव दिस प्रॉब्लम फिक्स्ड। पहली लाइन हम लिखेंगे मैं चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। आई एम सिक ऑफ दिस काउंसिल, आई एम सिक ऑफ दिस डिपार्टमेंट, मैं परेशान हो चुका हूँ इस डिपार्टमेंट से। इफ यू डोंट गेट समवन आउट हियर क्विकली आई विल कॉल माय एमपी। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो आई एम गोइंग टू कॉल माय एमपी, ठीक है। तो गेट समवन आउट हियर क्विकली, किसी को जल्दी से भेजो। तो देखो बेटा, हमें बहुत पोलाइट रहना है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाता है कि मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। टू गेट द रिसीवर ऑफ योर लेटर टू टेक एक्शन यू मस्ट। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला एक्शन ले, जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की है, जो आपने लिखा है अपने लेटर में, या कुछ भी आपने कोई रिक्वेस्ट की है, अगर वो चाहते हैं कि वहां से एक एक्शन हो, तो आप कैसे लिखेंगे? थ्रेटन टू टेल देयर बॉस, कि मैं तुम्हारे बॉस को कंप्लेन कर दूंगा। स्टेट वन फैक्ट्स एंड गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। आप कुछ फैक्ट्स बताइए और कुछ सजेशंस दीजिए कि कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। इंसल्ट देयर नेम्स, उनके नेम्स पे इंसल्टिंग कमेंट्स दीजिए। यूज खोस एंड वल्गर लैंग्वेज, एक रफ और वल्गर लैंग्वेज यूज कीजिए। भैया साफ साफ समझ आ रहा है कि बी पार्ट है। कुछ फैक्ट्स बताइए, सजेशंस दीजिए कि वो कैसे उस बात को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा फॉर्मल लेटर को करते समय ना आपको ये बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना है। ये आप मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ कि आपको जो पोलाइट और फॉर्मल टोन हो ना उसके साथ जाना है। कहाँ पे कुछ रफ हो, कुछ थ्रेटनिंग दे रहे हो, कुछ वार्निंग दे रहे हो, वो आंसर में फॉर्मल लेटर में कभी नहीं आती है। और बहुत ही इनफॉर्मल भी नहीं हो सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, मतलब हाउ योर लाइफ गोइंग ऑन, ऐसे करके हम इनफॉर्मल भी नहीं हो सकते। हम अपने किसी फ्रेंड को नहीं लिख रहे हैं, वो इनफॉर्मल लेटर्स में पार्ट होता है, फॉर्मल लेटर्स में होता ही नहीं है। और आप लकी हैं कि सिर्फ फॉर्मल लेटर्स आ रहे हैं, तो ये वाली बातें होंगी ही नहीं। ठीक है बेटा, stay connected, stay tuned, keep sharing, and please subscribe the channel if you have not done yet. Keep connected. All the best for your examination. Thank you, kids.